संसद का सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा हो रही है और आज बजट की चर्चा में भाग लेते हुए डिंपल यादव ने एक लंबा भाषण दिया। उन्हें काफी समय मिला और कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। उन्होंने किसानों की एमएसपी का मुद्दा उठाया, किसानों की आय की दुगनी होने का मुद्दा उठाया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, लखीमपुर में किसानों के साथ जिस तरीके का हत्याकांड हुआ उसकी उन्होंने बात करी, साथ ही साथ किसान आंदोलन की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, हेल्थ केयर की बात करी, कैंसर के और कुछ दवाओं के ऊपर जो सरकार ने निर्णय लिया है उसकी उन्होंने तारीफ भी की और साथ ही साथ और पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए भी उन्होंने सरकार से जो है आग्रह किया। और लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट जो उन्होंने बनाया है, उनकी सरकार में बना था, उसके लिए उन्होंने फिर से प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करी कि उसको कंप्लीट करके 1000 से ज्यादा कैंसर के रोगियों का वहां पे इलाज किया जा सकता है। इससे ये सारी बातें की गई और अच्छी बातें की गई, जन सरोकार से जुड़ी हुई बातें की गई। लेकिन क्या अच्छा होता है कि इसमें अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरीके से एलोकेशन किया गया है, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, खास करके मुस्लिम बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप है, या जो अब अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो फंड है, उसके बारे में अगर चर्चा की गई होती तो यह ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता। इसी तरीके से मदरसों को बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का और एनसीपीआरसी का जो एक आदेश आया हुआ है उसके खिलाफ भी अगर उन्होंने कुछ बोला होता तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों के लिए, जो उन्होंने जिसके लिए वो लगातार कोशिश करते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करे, और डेफिनेटली मुसलमान करता भी है, लेकिन क्या आपने मुस्लिम सरकार को उठाया? यहीं पर आपको समझना होगा। पहले आप पूरी उनकी जो है एक स्पीच सुनिए, 6-7-8 मिनट की स्पीच है, जरूर सुनिए, हर एक को सुनना चाहिए। और फिर उसके बाद आप देखिए क्या जो मुस्लिम इश्यूज हैं, क्या बजट से जुड़े हुए जो मुस्लिम इश्यूज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट या सरकार द्वारा दिया जा रहा है, यूपी को इस बजट के तहत क्या मिला है? क्या एक भी मंडी पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बनी? कोई भी जीएसटी माफ करी है या खाद में सब्सिडी देने में सरकार कायम रह पाई है? मवेशियों की समस्या से किसानों को हल दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे, तो क्या इस आवारा पशुओं की जो समस्या है, जिसकी वजह से आज हमारा देश चौकीदार बन गया है, रात भर सो नहीं पा रहा है, तो क्या कोई प्रावधान बजट में रखा गया? से 22 तक लगभग 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। तो हम वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल किसान लाभ कितना मिल? मांग है कि कम से कम 100 दिन की वेजेस मनरेगा के तहत लोगों को सुनिश्चित करी जाए। 20% मनरेगा का बजट बढ़ाते हैं सस्ती और अच्छी शिक्षा की, वहीं यह सरकार लगातार शिक्षा बजट जो कम कर रही है, तो मैं समझती हूँ इनकी नीयत कहीं साफ नहीं है, मंशा कहीं सही नहीं है। हमारे देश के युवाओं के और स्टूडेंट्स बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जहां आज ये बेरोजगारी दर 9.2% है और जहां महिलाओं का बेरोजगारी दर 18.5% है। तो मैं समझती हूँ लगातार युवाओं का मनोबल गिराने का काम इस सरकार ने किया। जैसी योजना ला के इस सरकार ने नौजवानों का, युवाओं का, इस देश की प्रतिष्ठा का, सम्मान गिराने का जातिगत जनगणना से अपना मुंह मोड़ रही है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह अपराध नंबर 1 पे, और साथ ही महिलाओं के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है। स्पीकर महोदय, देयर इज नो फोकस एजेंडा फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द कंट्री। बात करते हैं कि हमारा देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वही हमें बात करनी है पर कैपिटा इनकम की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात, महंगाई बांधने की बात करनी है, हमको इलाज मुफ्त और सस्ता दिलाने की। असदुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच है उसमें आप देखेंगे तो वो सारे इश्यूज उठाए गए हैं। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम जो है उसका सपोर्ट करना नहीं है। एमआईएम के एक लीडर के तौर पर उन्होंने जो इश्यूज उठाए वो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, जिसको तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि अगर आपका सांसद आपके सिंबल पर जीत करके आता है तो डेफिनेटली जो है वो आपके इश्यूज को उठाता है। और अगर देश के 15 मुस्लिम बहुल संसदीय क्षेत्र हैं, वहां पर अगर आपके किसी एक बैनर तले, किसी एक पार्टी के तले अगर वो 15 मुस्लिम सांसद चुनाव जीत करके आ जाए तो डेफिनेटली मुसलमानों के लिए काफी कुछ जो है लोकतांत्रिक तरीके से हासिल किया जा सकता है। और आज की सिचुएशन में
जिस तरीके की एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए लगातार बैलेंसिंग करना तेलुगु देशम के साथ और जेडीयू के साथ, ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिर्फ इमेजिन करें कि 15 मुस्लिम सांसद किसी एक ब्लॉक पर होते तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सरकार के लिए उनकी एक डिपेंडेंसी होती, सरकार भी उनके समर्थन की तलाश करती है और कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिलता। जिस तरीके से एक एक दो सांसद या विधायक वाली पार्टियां जो है केंद्र में फायदा उठा रही हैं, आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपना दल का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अपना दल किस तरीके से केंद्र में भी सत्ता में भागीदारी कर रहा है और स्टेट में भी भागीदारी कर रहा है सिर्फ एक सांसद की बुनियाद पर। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। पूरे वीडियो में हमारा जो फोकस है समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं है। मुस्लिम समाज के इंटरेस्ट को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, मुसलमानों के इश्यूज को कैसे लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाए, कैसे उन मकसद को हासिल किया जाए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, देश के कानून के दायरे में रहते हुए, शांति के साथ और लोकतांत्रिक तरीका, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीका ही सबसे बेहतर तरीका होता है और आप इसी के जरिए आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। ये चीज के लिए हमारा पूरा प्रयास है, एफर्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी तक, लोगों तक पहुंचे और अपनी बात को रखें। कैसा रहा हमारा एनालिसिस कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, क्योंकि कम्युनिटी की अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप किसी को हराने के लिए वोट नहीं करें, बल्कि आपका वोट इस मकसद के लिए होना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट कैसे पूरे हो सकते हैं, और वो इंटरेस्ट लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे इंटरेस्ट को सेव करने के लिए तैयार हो, हम उसके साथ हैं। उसके लिए आपको अवेयर बनना पड़ेगा। थैंक यू।